गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज हम उसका लास्ट पार्ट पे आ गए प्यारे बच्चों, और हम देखेंगे द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यानी कि जो भी ये रेवोल्यूशन हमने पढ़ी है सिंस 1789 टू 99 बेसिकली, है ना, और आप कह सकते हैं 1804 नेपोलियन के रूल तक। तो इस दौरान हमने जो बेसिकली देखा कि पॉलिटिक्स जो है किस तरीके से उनने लोगों की वेशभूषा को चेंज कर दिया, क्लोथ्स को चेंज कर दिया, उनकी लैंग्वेज जो बोल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आपने देखा कि लैंग्वेज का कितना इम्पैक्ट मतलब पड़ता है। तो जो पुरानी टर्मिनोलॉजीज थी, ट्रेडिशंस थे, उनका नाम चेंज करके कैसे मॉन्सियर और मडाम को फिर उन्होंने सिटोयन ने किया। तो मतलब ये सारी चीजें मतलब पॉलिटिक्स की वजह से इतना सारा कुछ चेंज हुआ, और ये 1789 में इस तरीके के चेंजेस फ्रांस में हमने देखे और ऐसे देखने को मिले। तो जितनी भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी ये, जिनको भी हमने पढ़ा है अभी तक, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या कन्वेंशन हो, डायरेक्टरी रूल हो, फ्रांस कॉन्सुलेट हो, तो इसमें जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है इन्होंने जो बेसिकली जो ध्यान दिया, उन्होंने दिया लिबर्टी एंड इक्वालिटी पर। तो लिबर्टी और इक्वालिटी के ऊपर जोर दिया ताकि ये चीज जो है पूरी इसका जो असर है ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में और उसके बाद लगभग पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा। तो हम जैसे कि आप देखेंगे कि कैन पॉलिटिक्स चेंज क्लोथ, लैंग्वेज एंड बुक्स, द इयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सीन सच चेंजेस। जैसा कि हम देख रहे हैं, द रेवोल्यूशन गवर्नमेंट प्रमोट लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यहां तक तो ये होगी बिल्कुल कॉमन चीज की भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो है लिबर्टी और इक्वालिटी को के ऊपर तवज्जो दिया। लेकिन जो अटैक ऑन बेस्टील हुआ था, दैट इज जिससे हमें माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज हुआ है 14 जुलाई 1789, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो निकल कर आई, दैट इज एबोल्यूशन ऑन सेंसरशिप। एबोल्यूशन यानी खत्म कर देना, और सेंसरशिप का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। सेंसरशिप का मतलब होता है, मान लो मैं राजा हूं, है ना, मेरे साम्राज्य में मेरे खिलाफ कोई कुछ लिख नहीं सकता, कोई ड्रामा नहीं कर सकता, कोई एक्ट नहीं कर सकता, कोई प्ले नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एक टीम बिठा रखी है। कोई भी चेंजेस, कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो पहले वो आपको दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। अगर उसको लगता है कि ये ठीक है, इससे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, तो इट्स ओके, अदरवाइज वो उनको पनिश भी करते हैं, यानी लिखने नहीं दिया जाता था। तो जब ये लिखने वाली कला शुरू हुई तो आपने जैसे देखा फिलोसफर्स जो हमारे जीन जैक्स रूसो है, जे रूसो हैं, जॉन लॉक हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, एबेसियस हैं, तो इन्होंने किस तरीके से अपनी फिलॉसफी लिखी, है ना, किस तरीके से उन्होंने 1 पर्सन 1 वोट, तो ये बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। तो टेक्स्ट की वजह से और ये जो एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप हुआ, इसकी वजह से कंट्री साइड में जो चीजें लोगों को पता थी, जो सिटीज में, टाउन्स में जो चीजें लोगों को पता चली, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने धीरे धीरे बहुत तेजी से स्प्रेड हुई गांव की तरफ, कंट्री साइड की तरफ, राइट। तो ये एक बहुत ही स्पीड से इन्होंने अपने आइडियाज को मतलब एक इंपॉर्टेंट जो इवेंट आप कह सकते हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। फिर आप साथ में देखेंगे प्यारे बच्चों कि किस तरीके से जो सेंसरशिप लगी, जो टेक्स्ट है वो तो आपको पता चल गया, फिलोसफर्स। उसके अलावा मैंने आपको एक नया वर्ड बताया था जो आपको 10th में भी आएगा, दैट इज रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म क्या है? जैसे सॉन्ग्स हो गए, है ना, प्ले हो गए, कोई म्यूजिक हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल है, जो इलिटरेट है, उन्होंने उसको बहुत अट्रैक्ट किया, है ना। तो लिटरेचर तो आपको पता है कि जो कुछ हैंडफुल एजुकेटेड लोग हैं वही उसको समझ पाते हैं या पढ़ पाते हैं, लेकिन जो सॉन्ग्स हैं या जो इमेजेस हैं, ये इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। म्यूजिक है, इसने कहीं ना कहीं बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो आप देखेंगे कि वन इंपॉर्टेंट लॉ आफ्टर द बेस्टील वाज एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, टेक्स्ट फ्रॉम टाउन टू कंट्री साइड, रोमांटिसिज्म। ये वर्ड आपको याद रखना है, रोमांटिसिज्म। अब हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन जो यहाँ पे बताते हैं। आपने देखा 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने जो है एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस हो गए। उन्होंने, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि काफी सारे चेंजेस किए उन्होंने। और नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसे व्यक्ति जिनको सिकंदर के बाद, और सिकंदर को माना जाता है 32 साल की उम्र में उन्होंने लगभग पूरे विश्व को जीत लिया था। तो उनके बाद अगर किसी का नाम बड़े अदब से लिया जाता है तो दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे। तो इन्होंने साथ के जितने भी यूरोपियन कंट्री थी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, स्पेन हो, सभी को लगभग इसने जीत लिया था, राइट। और इन्होंने अपने आप को ये एज अ मॉडर्नाइजर देख रहे थे कि उन्होंने यूरोप को जो है, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही भी थे, उन्होंने
काफी कुछ ऐसा दिया है, जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ, या जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेजरमेंट्स को लेकर, वेट्स को लेकर। पहले क्या था, कहीं पे कुछ और सिस्टम है, वहां पे 1 किलो किसी और चीज को बोल रहे हैं, कहीं और पे 1 किलो किसी और चीज को बोल रहे हैं, कहीं पे किसी और, तो इसको सबको जो यूनिफॉर्म कर दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो ना सिर्फ फ्रांस पर बल्कि उसका असर आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं। तो नेपोलियन, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जितनी भी घटनाएं हुई फ्रांस में, इसका असर अगर हम भारत के किन्हीं 2 व्यक्तियों का नाम लें, और वो 1 मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी, वन इज टीपू सुल्तान एंड अनदर वन इज राजा राम मोहन रॉय, जिनको फादर ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है इंडिया के, ना, राजा राम मोहन रॉय, आपने 8th में पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, the language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of man, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws and would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime मतलब 1789 से पहले वाला जो समय है, all written material and culture activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. जैसे मैं राजा हूं तो मेरे जो सेंसर्स बिठा रखे हैं, उन्होंने अगर अप्रूव किए तभी आप वो प्ले कर सकते हो, म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हो या लिख सकते हो। Now the declaration of the rights of man and citizen proclaimed freedom ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो भी आपकी फीलिंग है, टू बी नेचुरल राइट, और उसको आप एलिनिएट नहीं कर सकते हो, आप उसको लोगों से जुदा नहीं कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स, पम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स of France from where they traveled rapidly, यानी कि बहुत तेजी से rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. अब क्या है कि अब जब लोगों तक वो मटेरियल पहुंच रहा है तो उन्होंने इसको डिस्कस किया, और क्या उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की। Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print, plays, songs and festive processions, यानी कि ये plays, songs, ये जो है क्या, romanticism, attracted large numbers of people. This was one of, they could grasp the identity with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrought about at length in text which only a handful of educated people could read. राइट, तो यानी कि वो उनको कहीं ना कहीं बहुत कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वही उनको देख पाते थे। और हम देखो 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग पे, एंड दैट इज कंक्लूजन, है ना, निष्कर्ष क्या है। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing डायनेस्टी, यानी कि जो छोटी छोटी डायनेस्टी थी उनको सबको खत्म करते गए ना। तो आप 10th में भी इसको थोड़ा सा और आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और वहां पे उसकी जगह पे जो किंगडम स्टैब्लिश किया वहां पे अपनी फैमिली के मेंबर्स को कहीं ना कहीं कोई ड्यूक बना दिया, कोई क्राउन, कुछ बना दिया वहां पे। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator. यानी कि जब नेपोलियन शुरू में जब उसने अपना मुहिम का आगाज किया था, क्योंकि अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तो आसपास के लोगों ने, क्योंकि उस समय नेशंस तो थे नहीं, नेशन तो बाद में बने, इस समय तक कोई सच नेशन नहीं थे, तो इन्होंने मतलब नेपोलियन को सोचा कि लिबरेटर यानी कि फ्रीडम का एक मैसेंजर है। लेकिन धीरे धीरे जब हर जगह नेपोलियन की आर्मी दिखती गई तो लोगों को समझ में आया कि दैट गेम इज समथिंग एल्स हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, बट सून द नेपोलियन आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, यानी कि अटैकर, जो अटैक करने। He was finally defeated at Waterloo in 1815. प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो डेट्स बताई 1804, 1815 वाटरलू का युद्ध हुआ था। और वाटरलू जो जगह है प्यारे बच्चों वो बेल्जियम में है, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और बेल्जियम का है क्योंकि बेटा नेपोलियन बहुत बड़ी चीज है ना, जैसे आपने देखा
कि यहाँ कॉर्सिका में इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ और सेंट हेलेना में उनकी डेथ हुई। अब आप देखें बेल्जियम, फ्रांस के बिल्कुल ऊपर ये बेल्जियम है, इसके ऊपर नीदरलैंड है छोटा सा, और यहीं पे एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, फिर यहाँ पे साथ में जर्मनी, यानी कि 2 मेन कंट्रीज ये है, इसके बीच में 3। तो यहाँ पे बेल्जियम है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और इसके यहीं पे एक जगह है वाटरलू। तो हमें पता होना चाहिए कहां पे वो, और इनको यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स ने मिलके हराया था, उनको बोलते हैं ब्रैक। बी फॉर ब्रिटेन, आप जानते हैं ब्रिटेन को। आर फॉर रशिया, आप जानते हैं रशिया को भी। ए फॉर ऑस्ट्रिया, जो इटली के बिल्कुल ऊपर है ऑस्ट्रिया, आज वो छोटा है लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा एम्पायर था। एंड पी फॉर प्रशिया, और प्रशिया को जो है वो आजकल हम उसको जर्मनी बोलते हैं, राइट, जर्मनी। और ये जो जर्मनी है इसको भी कहीं ना कहीं आप 10th में देखेंगे कि नेपोलियन ने ही एक तरीके से उनको कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, वही कहीं ना कहीं उनका, और उसके बाद आप कैसी यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का वो आप नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। और अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का पार्ट जरूर देखें, इट विल एनहांस योर नॉलेज, right? Waterloo in 1815. Many of his mayors that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. यानी कि उसके मरने के बाद भी उसका एक बहुत लंबा और गहरा इम्पैक्ट दुनिया में रहा। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक लाइफ, लिबर्टी यानी फ्रीडम, और डेमोक्रेटिक राइट यानी जब हम डेमोक्रेसी के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ना, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट, वर द मोस्ट इंपोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। These spread from France to rest of Europe during the 19th century, where feudal system जमींदारी system were abolished, खत्म कर दिया था आपने देखा। Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign नेशन स्टेट, यानी कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक नेशन की तरफ उनका ध्यान जाने लगा लोगों का, कि हमारा एक नेशन होना चाहिए, और उस नेशन में ही सारे उसी एथनिक कंपोजिशन के उतने ही सभी की आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, इतिहास सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ एक आइडिया जो अभी हम डिटेल में नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया सॉवरन। प्यारे बच्चों, सॉवरन का मतलब होता है जैसे इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री, है ना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल साइंस इंटरेस्टिंग फैक्ट पार्ट 1, 2, 3 मैंने 3 ही डाले हुए, तीनों के तीनों आप जरूर देखें, ज्यादा बड़े नहीं है, उसमें आपको पता चलेगा कि सॉवरन जो है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता भी रहा हूं लेकिन आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सॉवरन का मतलब होता है जैसे मान लो पंजाब, या हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब अगर ये कहे कि मैं एक सॉवरन हूं तो वो सॉवरन नहीं है, वो किसके अंडर में, इंडिया के अंडर में। इंडिया अगर कहे कि मैं सॉवरन हूं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मामले, अगर भारत को कोई डिसीजन लेना है, किसी के साथ ट्रीटी करनी है, संधि करनी है, तो वो अपने आप ही अपने लोगों से ही मिलके वो डिसाइड करेगा करनी है या नहीं करनी है। उसको अमेरिका या रशिया या चाइना नहीं बताएगा कि तुम्हें करनी है। अगर वो बताने लग जाएं तो इसका मतलब वी आर नॉट सॉवरन, ठीक है। सॉवरन मतलब जब हमारा पूरा कंट्रोल होता है हमारी भूमि पर, हमारी मातृभाषा पर, हमारी मातृ भूमि पर। Tipu Sultan and Ram Mohan Roy, Raja Ram Mohan Roy, are 2 examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान की मौत 1799 में हुई थी, और राजा राममोहन रॉय 1833 में इंग्लैंड में उनकी डेथ हुई थी। तो यानी कि ये जो रेवोल्यूशन जब चल रही थी, इसका टीपू सुल्तान ने इसका बखूबी उसका इस्तेमाल किया उस रेवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यूज का, और इसी तरीके से राजा राममोहन रॉय, उनका भी नाम बहुत ही इज्जत के साथ भारतीय इतिहास में लिया जाता है, तो उन्होंने भी इसको काफी प्रमोट किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोटा मोटा हमें क्या क्या दिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारी प्रीएम्बल में भी है। प्यारे बच्चों, इसकी एक तो आपको टाइमलाइन याद रखनी है, किस तरीके से पहली डेट क्या है, 1614, 1715, फिर 1774, फिर 1789 में 2 चीजें हमें पता ही, ओल्ड एंड न्यू रिजीम, फिर हमें पॉपुलेशन का इसमें साथ में देखना है, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। फिर हर एक बात 91, 92, 93, 94, फिर हम मतलब 1804 तक, राइट। फिर हमें गवर्नमेंट याद रखनी कि पहले नेशनल असेंबली बोला जाता था, फिर कन्वेंशन बोला गया, फिर डायरेक्टरी, फिर फ्रांस कॉन्सुलेट, और फिर नेपोलियन का रूल स्टार्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर का एंड होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपको अगर फिर भी कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको दोबारा से आपके लिए उसको बनाऊंगा आपके हिसाब से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज फॉर योर क्लिक। God bless you all. Love you all.